Good morning, dear students. Once again, you are welcome in online class. Today I am going to teach you verb. मैं आज आप लोगों को क्या सिखाने जा रहा हूं? वर्ब सिखाने जा रहा हूं, है ना। सबसे पहले कि ये वर्ब होता क्या है ना। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसको कहते हैं? किसी भी काम को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो सेम थिंग इन इंग्लिश कि द वर्ड्स विच denotes या which describes some actions, work, process, etc. एक्टिविटी, है ना। तो जो वर्ड किसी भी एक्टिविटी को, वर्क को शो करेगा, डिनोट्स करेगा, वो वर्ड क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा, यानी क्रिया कहलाएगा। यानी ओवरऑल कह ले कि ये जो वर्ब है वो किसी काम को डिनोट करेगा, है ना। इससे ये पता चलेगा कि कोई काम हो रहा है या होगा या होने वाला है ना। यानी ओवरऑल एक काम को इंडिकेट करता है एक जो वर्ब होता है वो, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स है। इसका इंग्लिश में मैंने लिख दिया है डेफिनेशन। वर्ड्स आर द वर्ड दैट डिनोट सम एक्शन, वर्क, एक्टिविटी और प्रोसेस, है ना। एज फॉर एग्जांपल गो, कम, रन, गिव, सिंग, इज, एम, हैज, कैन, एक्सेट्रा। दीज ऑल आर द वर्ब्स। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग वर्ब के काइंड। तो वर्ब एक्चुअली जो वर्ब है उसके दो काइंड होते हैं, मेन वर्ब या उसी को कहते हैं ऑर्डिनरी वर्ब। मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब। दूसरा काइंड हो गया एक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को ही क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब के कितने काइंड हुए? दो काइंड, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब है इसके भी दो काइंड होते हैं। कौन कौन? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। दो काइंड कौन कौन हुए? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये जो फाइनाइट वर्ब है फिर इसके भी दो काइंड, एक ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है उसके थ्री काइंड्स होते हैं। एक हो गया इंफिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। ये काइंड हो गए किसके? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ओवरऑल ये सारा जो काइंड हुआ ये किसका हुआ? मेन वर्ब यानी ऑर्डिनरी वर्ब का हुआ। अब आता है एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब की ओर। तो ये जो एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है इसके दो काइंड होते हैं। पहला प्राइमरी एक्सिलरीज और दूसरा मॉडल एक्सिलरीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमेशा आप लोगों को काम आएगा, इसलिए इसको याद रखिए, ध्यान में रखिए। और हम लोग वन बाय वन करके सारे को पढ़ेंगे, सभी काइंड्स को पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेन वर्ब क्या होता है ना। फिर देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, फिर फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। नाउ सी मेन वर्ब। व्हाट इज मेन वर्ब? तो मेन वर्ब का सेम डेफिनेशन होगा, द वर्ड विच इंडिकेट्स, डिनोट सम एक्शन और एक्टिविटी, है ना। एज फॉर एग्जाम्पल गो, प्ले, रन, सिंग, डांस, ये सब हो गया उसका एग्जाम्पल, है ना। प्ले, सिंग, डांस, बीट, etc. These all are the examples of main verb, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग नाम से ही पता चलता है जो हेल्प करता हो, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब होता है द वर्ब विच हेल्प्स मेन वर्ब इज इन द सेंटेंस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। वैसा वर्ब जो मेन वर्ब को क्या करता है? हेल्प करता है सेंटेंस में, है ना। हेल्प करने का काम करता है तो वो कहलाएगा मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है सेंटेंस पे, ये कहीं कहीं मेन वर्ब का भी काम करता है ना। एज फॉर एग्जांपल हो गया एम, हो गया इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, शैल, शुड, हैज, हैव, मे, माइट, these all are helping verb. But sometimes this helping verb work या used as main verb also in the sentence, ठीक है, याद रखेंगे। अब है मेन वर्ब का जो काइंड था वो था फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब किसको कहेंगे? व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ये फाइनाइट वर्ब होता क्या है। तो उसका डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं तो कहता है कि द वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द
number, person and tense of its subject is called finite verb. यानी वैसा वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर या फिर टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर ले तो वो वर्ब क्या कहलाएगा? फाइनाइट वर्ब कहलाएगा. एज फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग. ही लिव्स इन दिल्ली, है ना. ही लिव्स इन दिल्ली. ही लिव्स इन दिल्ली में ही सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, है ना. अब हम लोग लिखना है यही वर्ब दूसरे सेंटेंस में यूज करना है. जैसे आई लिव इन दिल्ली, है ना. दे लिव इन दिल्ली. ये 3 सेंटेंस है. तीनों का सब्जेक्ट जो है उसका पर्सन चेंज है और जैसे जैसे पर्सन चेंज हुआ है वैसे वैसे वर्ब का फॉर्म भी चेंज हुआ है. इसका मतलब यहां पे ये फाइनाइट वर्ब है. जैसे ही है, ही के साथ हमने क्या लिखा? लिव्स लिखा, LIVES लिव्स. आई आ गया तो ये चेंज हो गया. ये आई के साथ हमने क्या लिखा? लिव लिखा, LIVE लिव लिखा. फिर दे है, दे के साथ भी हमने लिव लिखा. यानी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या यूं कह ले अपने टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जा रहा है तो वो वर्ब क्या कहलाएगा? फाइनाइट वर्ब कहलाएगा, है ना. तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ. तो वही कह रहा है कि जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए तो वो वो वर्ब कहलाएगा फाइनाइट वर्ब. अब नॉन फाइनाइट वर्ब जस्ट अपोजिट है उसका. फाइनाइट का जस्ट अपोजिट है वैसा वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज बिल्कुल भी ना हो, यानी उसमें कोई असर ना हो सब्जेक्ट के पर्सन और टेंस का या नंबर का. तो वही कह रहा है द वर्ब विच डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस of its subject is called non-finite verb. As for example, I want to learn English. I want to learn English. He wants to learn English. They want to learn English. अब यहां भी 3 सेंटेंस दिया गया है. पहला है आई वांट टू लर्न इंग्लिश, दूसरा है ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश और तीसरा है दे वांट टू लर्न इंग्लिश. अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि टू लर्न सेम है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी है. आई है तब भी टू लर्न, ही है तब भी टू लर्न, दे है तब भी टू लर्न. यानी अगर हम लर्न की बात करें तो उसके फॉर्म में कोई चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं आया. तो ये क्या कहलाएगा? नॉन फाइनाइट. इसके फॉर्म में चेंजिंग नहीं आया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया नॉन फाइनाइट. वहीं पे देख लेते हैं ये वांट. आई था तो वांट हुआ, ही था तो वांट्स हो गया, दे था तो वांट हुआ. यानी इसके फॉर्म में क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है. तो यहाँ पे वांट, वांट्स या वांट कह ले, ये जो है क्या है? फाइनाइट वर्ब है. वहीं पे लर्न जो है ये क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया. तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस में उसका कैसे यूज हुआ है. एक वर्ब जो है वो एज अ फाइनाइट वर्ब यूज हो सकता है और नॉन फाइनाइट के रूप में भी यूज हो सकता है. ठीक है, डिपेंड करेगा ये किस पे? सेंटेंस पे. ये ध्यान रखेंगे. नाउ सी ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ना, वो हम लोग जानेंगे. तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कह रहा है कि द मेन वर्ब विच डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. यानी वैसा वर्ब जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किस पे डिपेंड हो? ऑब्जेक्ट पे. यानी जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, वो वर्ब कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब, है ना. एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं.
रानी sang a song, है ना। एज फॉर एग्जाम्पल, रानी sang a song, रानी ने एक गीत गाया। तो sang जो है एक वर्ब है जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करना पड़ा और उसको कंप्लीट करने के लिए ए सॉन्ग की आवश्यकता पड़ी, जो कि एक ऑब्जेक्ट है ना। ऐसे इसको हटा देते हैं तो क्या हो गया, रानी sang, क्या गाया भाई, रानी ने क्या गाया, ये क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या जरूरत पड़ा, ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ा, दैट इज ए सॉन्ग। तो यहां पे sang जो हो गया वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। He wrote a letter. He wrote a letter. wrote क्या है, एक वर्ब है और a letter एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये ऑब्जेक्ट को हटा दे, he wrote, उसने लिखा, भाई क्या लिखा, ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको क्या जरूरत पड़ गया, एक ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ गया, जो कि क्या है, ए लेटर। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो क्या लिखा, तो एक लेटर लिखा, यानी इसको क्या जरूरत पड़ा, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ा, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, इसलिए ये क्या हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, रोड जो हो गया वो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब मेरे ख्याल से क्लियर होगा, वैसा सेंटेंस या वैसा वर्ब जिसमें उसको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इसी का अपोजिट है इंट्रांजिटिव वर्ब। द मेन वर्ब which do not depend on object to complete their meaning is called intransitive verb। यानी वैसा वर्ब जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हो, यानी बिना ऑब्जेक्ट का ही वो अपना मीनिंग कंप्लीट कर लेगा, तो वो कहलाएगा क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। एज फॉर एग्जांपल, डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क, यहां पे डॉग सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसको अब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना ही मीनिंग कंप्लीट हो जा रहा है। कुत्ते भौंकते हैं, है ना, अब क्या भौंकते हैं ये तो नहीं हो सकता है ना। डॉग्स बार्क, ये मीनिंग कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये जो वर्ब हो गया वो कैसा वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, है ना। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, ये भी एक एग्जांपल है ना। इसमें ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसको भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी है ना। क्या क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये फ्लाई जो है वो कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आते हैं इंफिनिटिव। इंफिनिटिव जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होता है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इंफिनिटिव 2 प्लस V1 को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इंफिनिटिव बोलते हैं। जैसे टू प्ले, टू सिंग, टू डांस, etc. These all are the examples of infinitive। ये सब एग्जाम्पल हो गया इंफिनिटिव, यानी V1 के पहले 2 लगा देंगे, जनरली बिना 2 वाला भी होता है, जनरली 2 लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंफिनिटिव हो जाता है। अब आते हैं जिरंड। ये जिरंड जो है वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। जिरंड का क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है, जो कि एक नाउन का काम करता है, जो सब्जेक्ट बन के आएगा और नाउन का काम करेगा, है ना। जैसे रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहां पे रन में आईएनजी लग गया, रनिंग हो गया, तो यहां पे ये V4 नहीं कह सकते हैं हम लोग, इसको जेरंड बोलेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे इसका काम कर रहा है, एक नाउन का कर रहा है। रनिंग जो है सब्जेक्ट बन के आया है, यानी एक नाउन का काम कर रहा है, और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आया है, याद रखेंगे, और ये क्या कहलाएगा, जेरंड कहलाएगा। अब जैसे ही इज रनिंग इन द फील्ड, यहां पे ये भी आईएनजी फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ये जेरंड नहीं है, यहाँ पे सिंपली क्या कहलाएगा, ये वर्ब का 4th फॉर्म है ना। तो जब भी वो आईएनजी वाला सब्जेक्ट बन के आए या फिर वो नाउन का काम करे, वो क्या कहलाएगा, जेरंड, सॉरी हाँ, जेरंड कहलाएगा। अब आते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कह रहा है कि दीज आर वर्बल एडजेक्टिव, एक्चुअली ये वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है।
है ना, ये वर्बल एडजेक्टिव होता है। कौन सा? पार्टिसिपल। एक एग्जांपल देख लेते हैं। He met a boy carrying a basket. He met a boy carrying a basket. तो यहां पे कैरिंग जो है ये क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया, है ना। अब पार्टिसिपल का भी काइंड होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, है ना, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो कैरिंग हो गया, या ईडी फॉर्म, है ना, ईएन या ईडी फॉर्म जो होता है वर्ब का वो भी क्या होता है? पार्टिसिपल ही होता है। वर्ब का ईएन और ईडी फॉर्म जो होता है वो भी क्या होता है? जनरली पार्टिसिपल में आता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो होगा वीडियो का वो आपको मिलता रहे।